जय हिंद साथियों। मैं सौरभ सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग मेरे भाई रोहित कुमार, धर्मेंद्र कुमार, रामेश्वर पांडे, पीयूष कुमार गुप्ता, अनापुत्तन कुमार और राम निवास बघेल, सभी साथी जुड़ चुके हैं मेरे साथ। मेरे भाई, आज आपकी मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ की लास्ट क्लास होगी और मैंने कल आपको टेलीग्राम पे सूचित कर दिया था, इन्फॉर्म कर दिया था कि आज की जो क्लास है वो आपकी पार्ट 1 और पार्ट 2 पर बेस क्लास है। तो उम्मीद करता हूं कि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 के दोनों लेक्चर्स देख कर आए होंगे। ठीक है भैया। आशीर्वाद भैया रचित तिवारी। क्लास की शुरुआत हो उससे पहले मैं एक चीज़ आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा, जो कि मैं रोज़ कहता हूँ, कि आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और नोट्स बनाते हुए चलिए, है ना। क्योंकि आज का जो सेशन है, आज का सेशन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल होगा। थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट के साथ थोड़ा सा टॉपिक के बारे में गहराई से बात करेंगे। और ये जो आज का सेशन होगा ये दोनों सेशन के ऊपर बेस होगा। ठीक मेरे भाई, क्लास की शुरुआत करने से पहले कुछ बातें हैं जो आपसे करना बहुत ज़रूरी है। आप में से कई लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो मेरी क्लास देख रहे हैं, काफ़ी बच्चों को क्लास पसंद आ रही है, बहुत अच्छी लग रही है क्लास। लेकिन कुछ साथी जो हैं, 10, 15, 20 साथी ऐसे हैं जिनको समस्या ये आ रही है कि सर मैम से पढ़वाइए या किसी से पढ़वाइए ना। तो जिन साथियों को क्लास अच्छी लग रही है उनके लिए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन साथियों को ये समस्या आ रही है कि नहीं हमको उन्हीं मैम से पढ़ना है, या जो ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, मैं उन लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूं कि आप जिस वैकेंसी के लिए असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन के लिए अप्लाई किए हैं रेलवे में, इसमें लाखों बच्चे ऑलरेडी फॉर्म भर रहे हैं। यानी कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है, ये बात आप समझ लीजिए। आपको पढ़ाई करने की सख्त ज़रूरत है, ना कि टीचर्स को कंपेयर करने की। ठीक है भैया। वो 10-20 लोग जिनको ज़्यादा दिक्कत हो रही है उनके लिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि मेरे भाई, वास्तविकता आप खुद सोचो। आज के इस कंपटीशन के समय में जहाँ पे आपने जिस वैकेंसी के लिए अप्लाई किया है वहाँ पर 20 लाख से अधिक फॉर्म पड़ चुके हैं ऑलरेडी, और वहाँ पर आपके पास इतना समय नहीं है कि आप अपने सब्जेक्ट को प्रॉपरली ढंग से देख सकें, और उस जगह पर आप क्या कर रहे हो, टीचर्स को कंपेयर कर रहे हो। आपको ये लग रहा है कि कोई भी टीचर ऐसे ही आपके सामने खड़ा हो जाता है, ऐसा नहीं होता है मेरे भाई, है ना। आप अगर मेरे बारे में सर्च करेंगे तो यूट्यूब पे आपको मेरी काफ़ी क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है भैया। तो इस चीज़ को आप समझो। आप अध्यापकों की तुलना करना बंद करो। अगर आप अध्यापकों की तुलना करोगे ना मेरे दोस्त, तो कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि कब आपका समय निकल जाएगा और एग्ज़ाम सिर पे आके खड़ा हो जाएगा। और आप अपने घर की परिस्थितियों से बखूबी वाकिफ़ होंगे कि माता पिता किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं। उनकी कहीं ना कहीं उम्मीदें आपके ऊपर टिकी हुई हैं। उनका एकमात्र सहारा आप हो, जो उनकी गरीबी को हटा सकते हो। और आप 400-500 रुपए का जो आप बैच लिए हो, ये पढ़ने की बजाय आप इस चीज़ को जाया कर रहे हो, इस चीज़ को वेस्ट कर रहे हो कि सर उन मैम को लाइए, उन मैम को लाइए। देखिए, मैं आपसे ये चीज़ ज़रूर कहता हूँ कि आप कंपेयर कीजिए मेरी क्लास को, आप मेरी क्लास को समझने का प्रयास कीजिए, और क्लास को जितना ज़्यादा समझेंगे वो आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि हमेशा याद रखिए, किसी भी अध्यापक की पहचान उसके सब्जेक्ट से होती है, और आपके लिए सब्जेक्ट ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि परीक्षा में सिलेक्शन आपका सब्जेक्ट आपको दिलाएगा, ना कि कोई फेस वैल्यू आपको दिलाएगी। आपको अगर कंटेंट में कोई दिक्कत है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर कभी भी मैसेज करते हैं, मैं आपको परमानेंटली रिप्लाई देता ही रहता हूं। लेकिन शर्त ये है कि आपको मेहनत करनी होगी, क्योंकि कंपटीशन इस कदर बढ़ चुका है। जैसा कि आप जानते हैं, अभी 60,244 केवल उत्तर प्रदेश की पुलिस की भर्ती आई थी, उसमें 60 लाख से अधिक फॉर्म भर गया था। तो ऑलरेडी बच्चे इतने ज़्यादा हैं कि आपके पास टाइम वेस्ट करने का जरा से भी समय नहीं है। अगर आप पहले से पढ़ के नहीं आए हैं तो ये आपकी समस्या है, फिर भी मैं आपको कोशिश करता हूँ बेसिक से लेकर एडवांस तक चलने की। आप समझिए और नोट्स बनाइए, ये विज्ञान है। जी सर, आप भी कुछ बताइए सर।
ये निकालो थोड़ा। बच्चों नमस्कार, और आप पायलट बैच के छात्र हैं, और टेक्नीशियन और एएलपी दोनों के लिए हम लोगों ने ये बैच चला रखा है। और साइंस को लेकर के बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है साइंस का, इसको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। फिजिक्स आपको धर्मेंद्र सर, आपके प्रिय धर्मेंद्र सर, वो ही पढ़ा रहे हैं, उसमें कोई इशू ही नहीं है। अब यहाँ केमिस्ट्री का इशू आता है कि सर केमिस्ट्री भावना मैम से कराइए या सर से कराइए, यहाँ बहुत सारी वो चीज़ें हैं। मैं थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूँ। मुझे जिस लेवल की केमिस्ट्री मैं इसमें पढ़वाना चाहता हूँ, दरअसल में भावना मैम बायोलॉजी की ही टीचर थी, उनको मैंने केमिस्ट्री के लिए पुश किया कि मैम आप केमिस्ट्री भी ट्राई करो। वो केमिस्ट्री पढ़ा तो देती हैं, पर आपके पायलट बैच में जो ज़रूरत है एएलपी और टेक्नीशियन के लिए, तो वो क्या ज़रूरतें पूरी हो पाएंगी भावना मैम से? मेरे लिए सबसे आसान काम ये था कि मैं भावना मैम को ही कंटेंट प्रोवाइड करवा दूं उनसे। लेकिन बच्चों, अगर उनसे कंटेंट ही नहीं मिला आपके एग्ज़ाम में, तो फिर तो ये बहुत बेकार बात हो जाएगी आरडब्ल्यूए के लिए। अब मुझे एक ऐसे टीचर की तलाश थी जो केमिस्ट्री को बहुत शानदार वे में करा सके। सर फिजिक्स और केमिस्ट्री के जबरदस्त टीचर हैं, आपको मैंने दिया है बीच बैच में, और एएलपी और टेक्नीशियन में दिया है, तो मैं जाहिर सी बात है कि ऐसा टीचर नहीं दूंगा जिससे आपका रिजल्ट बिगड़े, क्योंकि मैं रिजल्ट सुधारने के लिए टीचर ऐसा लेके आया हूँ। सर का नाम है सौरभ शर्मा, मैं, हाँ सौरभ सिंह, सॉरी सौरभ सिंह नाम है। और आप ये नाम मैं आप अपने मुंह से बोल रहा हूँ, एक दिन ये नाम आप याद रखेंगे। मैं ये आपसे सुनना चाहता हूँ जब आपका रिजल्ट आ रहा होगा या जब आप एग्ज़ाम दे करके बाहर निकल रहे होंगे, तो आपको पता लगेगा कि सौरभ सिंह सर ने आपको कैसा पढ़ाया था। इसमें किसी के मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट मुझे जिस टीचर की तलाश थी मैं उस टीचर को लेकर के आया हूँ आपके बीच में। और आप केवल फेस के ऊपर जाते हैं कि नहीं उनसे ही पढ़ना है क्योंकि हम उनसे पढ़े हुए हैं। भाई पहली बार कभी तो किसी टीचर से पढ़े ही होंगे ना, भावना मैम से भी कभी पहली बार पढ़े होंगे। आप पढ़िए तो सही। आपको लगे कहीं कंटेंट में कुछ दिक्कत है, आपको लगे कि टीचर उस लेवल का नहीं है, तो आप इस बात को बोलिए। आपको चीजें लगे कि समझ नहीं आ रही हैं तो बोलिए, तो आपका बोलना बनता है। आपको उस टीचर से पढ़ना, इससे पढ़ना, इससे मतलब क्या है? आपको आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कौन सा टीचर बेस्ट पढ़ा रहा है जिससे हमें बेस्ट समझ भी आ रहा है, मैटर ये करना चाहिए बस। ठीक है, चलो तो बच्चे सर को कंटिन्यू करने दीजिए, क्योंकि जब आप कुछ बोलते हैं किसी भी सर को, मैंने देखा था डाउट ग्रुप में आप बहुत सारे बच्चे सर के लिए बोल रहे थे कि सर भावना मैम को लाइए, सर उनको करिए, सर इनको करिए। बेटा ये बहुत आसान है आपको बोलना। जब ये टीचर के पास जाती है ना बात, और वो टीचर बहुत डेडिकेशन के साथ आपके साथ आया होगा, सर इनका एग्जाम मुझे बहुत अच्छा कराना है, जब उन कमेंट्स को पढ़ता है तो उस पर क्या बीतती होगी। डाउट ग्रुप में जब आप ऐसे बोलते हो तो क्या बीतता होगा उसके ऊपर। मैं तो इनके लिए इतना मेहनत करना चाहता हूँ और ये मेरे लिए ऐसे बोल रहे हैं, मैं तो इनको रिजल्ट देना चाहता हूँ, मेरे लिए ऐसे बोल रहे हैं, तो वो डिमोटिवेट हो जाता है, वो उस मन से मेहनत नहीं कर पाता। बच्चों आप अपने टीचर का हौसला दीजिए, आप विश्वास रखिए, आरडब्ल्यूए ने लिया है तो आपके रिजल्ट के लिए लिया है। और आप ये खुद कह देंगे कि सर केमिस्ट्री सौरभ सिंह सर से अच्छा कोई नहीं पढ़ाता। मैं ये सुनने आया हूँ और ये सुनूंगा जिस दिन ये केमिस्ट्री खत्म कर रहे होंगे। ठीक है, और उससे भी बेहतर होगा कि जब ये एग्जाम हो जाएगा आपका। अब कुछ बच्चों का ये था कि सर ये ना इंग्लिश में ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं टर्म्स को। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज़ मत करिए, क्योंकि बच्चा 80% से ज़्यादा हिंदी का, यूपी और बिहार का बच्चा बहुत ज़्यादा है। हाँ साथ में लेके चलते हैं, लेकिन टर्म्स को आप थोड़ा सा ज़्यादा हिंदी में बोलिए, हिंदी टर्म्स को थोड़ा ज़्यादा यूज़ कीजिए, जो मुश्किल टर्म्स है उनको इंग्लिश में भी बताइए, क्योंकि बच्चा दोनों तरह का है। हाँ ठीक है, नोट्स तो हम प्रोवाइड करा ही देंगे, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। बट मैंने ये सर को बोल दिया कि थोड़ा सा वो हिंदी बायस्ड होके चले, है ना। और क्योंकि 80% आपकी लैंग्वेज में यूज़ हिंदी होनी चाहिए। ठीक है,
चलिए, बाकी बाइलिंगुअल रहना भी है क्योंकि बच्चे वैसे भी हैं, सीबीएसई वाले भी हैं। जी जी जी। हाँ ठीक है ठीक है। अब आप मुझ पे भरोसा करते हैं तो सर से पढ़ लीजिए, आपका भरोसा नहीं टूटेगा आरडब्ल्यूएस। ठीक है, धन्यवाद। तो मेरे भाइयों, आशा करता हूं कि आप समझ चुके होंगे बातों को, और आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट के कंटेंट पर ध्यान दीजिए मेरे भाई, है ना। इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में आपको क्लास मिलेगी। आप जिस भी भाषा में सहज हों, आप उस भाषा को अपने तरीके से पढ़िए। ठीक है मेरे भाई, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए और प्लीज़ फोकस करो कंटेंट पे, किसी भी चेहरे पर, किसी भी फेस वैल्यू पर फोकस मत करो। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि आप मेरे ऊपर इतना ज़्यादा फोकस मत करिए, मेरे द्वारा जो आपको पढ़ाया जा रहा है, जो सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप उस पर फोकस करिए। बस आपके सिलेक्शन के लिए इतना पर्याप्त है, इससे अधिक कुछ भी और आवश्यकता नहीं है आपके सिलेक्शन के लिए। और आपका सिलेक्शन अति महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को आप समझिए मेरे भाई। क्योंकि जिस दिन आप पेपर दे के निकलेंगे और पेपर इत्तेफाक से आपका कहीं बिगड़ गया, अगर पेपर अच्छा नहीं हुआ, तो उस दिन आप ज़रूर से ज़रूर अफसोस कर रहे होंगे कि शायद उस वक्त हमने पढ़ाई कर ली होती तो आज हमारा पेपर अच्छा हो जाता और हम भी सिलेक्शन के लिए रेडी होते। वो समय जो होगा ना, वो सबसे ज़्यादा कष्टदायक होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए, जब उसका पेपर बिगड़ जाता है ना मेरे भाई। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखो। और चलिए, जैसा कि हमने गैस तक आपको पढ़ा दिया था पिछली वाली क्लास में, आज हम शुरुआत करेंगे प्लाज्मा के साथ। किसके साथ? प्लाज्मा के साथ शुरुआत करेंगे दोस्त। नोट्स बनाइएगा बढ़िया से, और ठीक है मेरे भाई, प्लाज्मा के साथ शुरुआत करेंगे। नोट्स बनाते हुए चलिएगा। मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसके नोट्स अवश्य बनाएं। प्लाज्मा, प्लाज्मा, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? हाँ? देखो क्या होता है प्लाज्मा, जरा समझो इस चीज़ को। अगर मेरे भाई मैं बात करूं प्लाज्मा के बारे में, तो प्लाज्मा जो है वो पदार्थ की चौथी अवस्था है। क्या है प्लाज्मा? प्लाज्मा जो है पदार्थ की चौथी अवस्था है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है मेरे भाई, यानी कि पदार्थ की चौथी अवस्था। और हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी डाउट होता है, देखो क्लास में काफ़ी बच्चे जुड़े हुए हैं तो सबके कमेंट देख पाना संभव नहीं है। आपको अगर कोई डाउट होता है तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिए। मैं शाम को बैठता हूँ तो आपके सारे मैसेज के एक एक रिप्लाई आपको दे देता हूँ। ठीक है, तो आपका कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम पर ज़रूर जाके पूछ लीजिए, क्योंकि क्लास में सबके मैसेज पढ़ पाना ये संभव नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त, तो टेलीग्राम पर आप बिल्कुल डाउट ग्रुप पे मैसेज पूछ सकते हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? प्लाज्मा कहलाती है। है मेरे भाई। अच्छा, तो गुरुजी प्लाज्मा है क्या? प्लाज्मा है क्या? देखो, अगर हम प्लाज्मा के बारे में बात करें तो प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा को हिंदी में प्लाज्मा ही कहते हैं मेरे दोस्त। प्लाज्मा क्या है? अक्रिय गैसों का समूह है, अक्रिय गैसों का समूह है, गैसों का समूह है। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, अंग्रेजी में इनको आयोनाइज्ड गैसें भी कहा जाता है, अंग्रेजी में इनको आयोनाइज्ड गैसेस भी कहा जाता है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या बन रहा है। प्लाज्मा जो है पदार्थ की चौथी अवस्था है, और दूसरी चीज
प्लाज्मा जो है अक्रिय गैसों का एक समूह है। अच्छा सर, प्लाज्मा की जो एक सबसे खास हैबिट होती है, अच्छा इस चीज़ को और थोड़ा सा समझिए कि सर अक्रिय गैसें क्या होती हैं या आयोनाइज्ड गैसें क्या होती हैं। मेरे भाई, आवर्त सारिणी आपने कभी ना कभी पढ़ी होगी, पीरियोडिक टेबल जिसको हम कहते हैं। तो आवर्त सारिणी में जो आखिरी समूह के, अंतिम समूह के जो तत्व होते हैं, जो गैसें होती हैं, जैसे हीलियम हो गई, नियॉन हो गई, आर्गन हो गई, जेनॉन हो गई, ये सारी गैसें जो होती हैं, ये सारी गैसें आयोनाइज्ड गैसें कहलाती हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि इनका जो होता है ऑक्टेट पूरा होता है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ठीक, अच्छा, ऑक्टेट कंप्लीट होने का मतलब क्या होता है कि इन गैसों का सीधा सा मतलब ये है, ये ना तो इलेक्ट्रॉन लेंगी, ना तो इलेक्ट्रॉन लेंगी और ना तो इलेक्ट्रॉन देंगी। ठीक है भैया, ये ना तो इलेक्ट्रॉन लेंगी ना तो इलेक्ट्रॉन देंगी। इस बात को कैसे समझोगे? जैसे कि आप बाजार गए और आपको 50 रुपए की कोई चीज़ खरीदनी है और आपकी जेब में एग्जैक्ट 50 रुपए है। ठीक, और आपको बाजार में आपका दोस्त मिल गया, उसने कहा कि मेरे भाई हमको 5 रुपए उधार दे दो, तो क्या आप दोगे? नहीं दोगे, क्योंकि आपको वो वस्तु खरीदनी है जिसकी कीमत 50 रुपए है और आपकी जेब में केवल 50 रुपए है। अगर आप उसको 5 रुपए उधार कर देते हो तो आपके पास 45 रुपए बचेंगे, जिससे आप वो वस्तु या सामान नहीं खरीद पाओगे। अच्छा, अगर मैं अब यहाँ पर दूसरी परिस्थिति रखूँ, तो क्या आपको वो वस्तु खरीदने के लिए किसी से उधार लेने की ज़रूरत है कि 10-5 रुपए एक्स्ट्रा ले लिए जाए? आप कहोगे नहीं सर, मेरे पास 50 रुपए पर्याप्त हैं और 50 रुपए की वो वस्तु आ जाएगी। ठीक, यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें तो आप ना किसी व्यक्ति को उधार दे रहे हो, ना किसी व्यक्ति से उधार पैसे ले रहे हो। ठीक, ठीक इसी प्रकार ये जो गैसें होती हैं, ये ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन देती हैं और ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेती हैं। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अक्रिय गैसें जो होती हैं, ये ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन देती हैं और ना तो इलेक्ट्रॉन लेती हैं, और इन्हीं गैसों के समूह को हम प्लाज्मा कहते हैं। इन्हीं गैसों के समूह को हम प्लाज्मा कहते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। हाँ या ना कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, अब देखिए प्लाज्मा की जो एक मेन हैबिट होती है, प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्लाज्मा इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी and is affected by magnetic field. Affected by magnetic field. जरा ध्यान से समझिए मैं कहना क्या चाहता हूं, हिंदी में समझ लेते हैं इस बात को। देखो, इस लाइन का मतलब क्या हुआ? प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा जो है ये विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक है। विद्युत का सुचालक है। सुचालक आप समझ रहे होंगे, सुचालक आप समझ रहे होंगे, कंडक्टर है। और इंसुलेटर को हम क्या कहते हैं? परिचालक कहते हैं। यानी कि जिसके इंसुलेटर वो पदार्थ होते हैं, वो मटेरियल्स होते हैं जिन पर विद्युत का और ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है, और सुचालक वे होते हैं जिन पर ऊष्मा और विद्युत का प्रवाह होता है। ठीक है भैया, ठीक। अच्छा, प्लाज्मा विद्युत का सुचालक है और यह चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होता है। चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होता है, प्रभावित होता है। ठीक है भैया। अब जरा ये बात केवल एक लाइन नहीं है कि प्लाज्मा विद्युत का एक सुचालक है और चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होता है।
इसको ऐसे समझो, इसका कॉन्सेप्ट है जिससे पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। क्या है सर इस चीज़ का मतलब? जरा देखो, आप लोगों से मैं बस एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आप मेरे को इतनी बात बताओ कि हमारा जो मानव शरीर है, यानी कि जो ह्यूमन बॉडी है, जो हमारा मानव शरीर है, वो विद्युत का या ऊष्मा का सुचालक है या कुचालक है? बस आप मेरे को इतनी बात बताओ। हमारा जो मानव शरीर है वो इलेक्ट्रिसिटी का यानी कि विद्युत का कंडक्टर है, सुचालक है या कुचालक है? इतना कमेंट करके जल्दी से बताओ। आशा करता हूं आपको ये इस प्रश्न का उत्तर मालूम होगा। क्या हिंदी में लिखा हुआ है? ठीक, देखो, अगर हम बात करें तो मानव शरीर जो है, ध्यान से समझिएगा, मानव शरीर जो है, मानव शरीर विद्युत का क्या है? विद्युत का सुचालक है। क्या है? सुचालक है। ठीक है भैया, विद्युत का क्या है? सुचालक है। अच्छा, मानव शरीर अगर विद्युत का सुचालक है तो एक चीज बताओ, हमारे शरीर में क्या पाया जाता है? खून पाया जाता है, ब्लड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रक्त पाया जाता है। अच्छा, आपने पढ़ा होगा कि रक्त में 3 चीजें होती हैं। कौन कौन सी? एक तो होती है लाल रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, ठीक है मेरे भाई। और एक क्या होती है? एक होती है श्वेत रक्त कोशिका। अच्छा गुरुजी, श्वेत रक्त कोशिका होती है। और एक होता है प्लाज्मा, प्लाज्मा होता है। ठीक है भैया, प्लाज्मा होता है। अगर हम बात करें कि प्लाज्मा जब हमारे शरीर, अगर हमारा शरीर किसी भी, इसको मैं एक एग्जाम्पल के लिए आपको समझा रहा हूँ, इस चीज़ को समझिएगा क्यों होती है प्लाज्मा सुचालक, इस चीज़ को समझिएगा। अगर मैं बात करूं, अगर हमारा शरीर गुड कंडक्टर है तो हमारे शरीर में जो बहने वाला तत्व है वो उनमें से एक प्लाज्मा भी है। अगर प्लाज्मा बैड कंडक्टर होता, अगर प्लाज्मा कुचालक होता तो हमारा शरीर भी कहीं ना कहीं विद्युत का कुचालक होता। क्यों? क्योंकि प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा हमारे शरीर के अंदर ही मौजूद है। अगर हमारे शरीर के अंदर कोई कुचालक वस्तु मौजूद है जो विद्युत का चालन नहीं करती तो स्वाभाविक सी बात है हमारा शरीर भी कुचालक होता। ठीक है भैया, तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक है, विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक है। ये तो एक कॉन्सेप्ट था जिसके माध्यम से आप याद रख सकते हो कि प्लाज्मा हमेशा विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक है। मुख्य बात यहाँ पर आती है कि गुरुजी अगर हम इस लाइन को देखें, यह चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित कैसे होता है, जरा ये बात बताइए। प्लाज्मा जो है ये चुंबकीय क्षेत्र से कैसे प्रभावित होता है? क्योंकि इससे जब पेपर एएलपी या टेक्नीशियन में पूछा जाता है तो 99% बच्चे, मैं 99% स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, वो इस क्वेश्चन को बना नहीं पाते। और आप भी कहीं ना कहीं पहली बार सुन रहे होंगे कि प्लाज्मा गुरुजी चुंबकीय क्षेत्र को कैसे प्रभावित करता है। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को जरूर समझते हैं। देखो मेरे भाई, अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो अब देखो, अगर मैं एक तार ले लेता हूं छोटा सा जिसकी लंबाई क्या है? L है। ठीक, अच्छा, इस तार में एक विद्युत धारा बह रही है, I करंट बह रहा है। एक तार है जिसकी लंबाई L है और इसमें विद्युत धारा I बह रही है। क्या बह रही है? विद्युत धारा I बह रही है। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है? हिंदी में समझ में आ रहा है? एक तार है जिसके अंदर विद्युत धारा I बह रही है और इस तार की लंबाई L है। अच्छा, एक बात बताओ, आपने ये क्लास 10th में जरूर पढ़ा होगा कि अगर किसी तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होने लगता है। किसका निर्माण होने लगता है? चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होने लगता है। बोलो हाँ या ना? होने लगता है। ठीक, अगर इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो रहा है
तो ये चुंबकीय क्षेत्र के निर्माण होने का केवल और केवल मुख्य कारण ये है कि इस तार में धारा प्रवाहित हो रही है। मेरी बात को ध्यान से जरा गौर करके समझिएगा। इस तार में धारा प्रवाहित हो रही है, इसी के कारण इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो रहा है। अगर इस तार में धारा प्रवाहित नहीं होती, अगर इस तार में विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती तो इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण नहीं होता। और तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने का मुख्य कारण क्या है कि जो ये तार है वो विद्युत का सुचालक है। तार विद्युत का सुचालक है, तभी तो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है दोस्त। हाँ या ना बताइए। तार विद्युत धारा का सुचालक है, तभी इस तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। आप लकड़ी पर इलेक्ट्रिक करंट तो बहा नहीं सकते, ठीक है ना। ठीक, अब जरा सोचो, अगर ये तार ही कुचालक होता, अगर ये तार कुचालक होता तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित ना होती, और विद्युत धारा यदि प्रवाहित ना होती तो स्वाभाविक सी बात है इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण नहीं होता। इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण नहीं होता। अर्थात अगर हम बात करें कि जो चीज सुचालक है, जो चीज सुचालक है, जैसे कि ये तार, इसके आसपास जब चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो रहा है तो यह तार कहीं ना कहीं चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित है। यह तार कहीं ना कहीं चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित है। भाई बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये तार सुचालक है और सुचालक होने की वजह से इसमें विद्युत धारा बह रही है, और विद्युत धारा की वजह से इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो रहा है। और चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होने के कारण ये तार जो है चुंबकीय क्षेत्र से कहीं ना कहीं प्रभावित है। ठीक इसी तरीके से अगर हम प्लाज्मा के बारे में बात करें तो प्लाज्मा भी तो सुचालक है। प्लाज्मा भी सुचालक है, और प्लाज्मा अगर सुचालक है तो एक चीज आप ये समझिए कि प्लाज्मा के आसपास भी तो चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होगा। हाँ या ना? चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होगा। तो ठीक इसी तार का कॉन्सेप्ट आपके प्लाज्मा पर लगता है। अगर प्लाज्मा सुचालक है और प्लाज्मा के आसपास भी चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होगा, तो क्या प्लाज्मा जो है चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होगा? प्लाज्मा भी चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होगा। प्लाज्मा क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होगा। आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आ रही हो। क्लियर है? ठीक है मेरे भाई, है ना? है ना? डन है यहां तक कॉन्सेप्ट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई प्लाज्मा की बात। अच्छा, अब जरा एक बात समझो। प्रश्न ये भी आता है कि गुरुजी प्लाज्मा के आकार और आयतन के बारे में आपका क्या कहना है, क्योंकि इससे प्रश्न कई बार टेक्नीशियन की परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा गया है कि व्हाट इज द, या हिंदी में आप समझ लो भाई, प्लाज्मा का आकार एवं आयतन क्या है? आयतन क्या है? ठीक है भैया, ये पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। टेक्नीशियन में खासकर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई। चलो अगर हम यहाँ पर देखें तो इसको रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर आप रटोगे तो कहाँ तक रटोगे, ये विज्ञान है ना? तो इस चीज को समझो। कह रहे हैं सर ह्यूमन बॉडी, राम निवास बघेल कह रहे हैं सर ह्यूमन बॉडी भी गुड कंडक्टर है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं होता? देखो राम निवास बघेल जी, आपका प्रश्न मैंने देख लिया है तो मैं आपको बता देता हूं। एक चीज समझो, हमारी एक ह्यूमन बॉडी है, बिल्कुल है, गुड कंडक्टर है। अच्छा एक बात बताओ,
एक तार जिसमें 25,000 वोल्ट का करंट बह रहा हो, जरा ध्यान से सुनना राम निवास बघेल जी, एक तार जिसमें 25,000 वोल्ट का करंट बह रहा हो, तो एक बात बताओ, क्या उस तार के आसपास चुंबकीय क्षेत्र होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना बताना, बस इतनी बात, यस और नो। राम निवास बघेल, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ, यस और नो में कमेंट करो कि अगर 25,000 वोल्ट का एक तार है जिसमें 25,000 वोल्ट की करंट बह रही है, तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र होगा या नहीं होगा? बस इतना बताइए। होगा, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अगर आप देखोगे तो आप जब अपने ह्यूमन शरीर को, अपने मानव शरीर को या अपने हाथ को उस तार के पास भी ले जाओगे ना, तब भी आपको करंट का झटका लगेगा। क्यों लगा? क्योंकि यह जो उसके आसपास, तार के आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र है, उसके क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में जैसे ही आपका हाथ प्रवेश किया वैसे ही आपको झटका लगा। यानी कि आपका हाथ जो कि सुचालक है, ये चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित हो रहा है। आपका जो हाथ है ये चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित हो रहा है। चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव आपके हाथ के ऊपर है। बात समझ में आ गई बघेल जी? अगर आप लकड़ी को लेकर जाओगे 25,000 वोल्ट के तार के पास, तो लकड़ी को कोई झटका नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो एक कुचालक है, चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव उसके ऊपर नहीं है। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है यहां तक? चलिए, अब मैं यहां पर बात कर रहा हूं प्लाज्मा का आकार। अच्छा, जो भी साथियों के क्वेश्चन अगर रह जाते हैं तो मैं आपसे विनम्र निवेदन बार बार कर रहा हूं कि आप अपने क्वेश्चन टेलीग्राम पे जरूर डाल दीजिए। मैं बिल्कुल एक एक प्रश्न का उत्तर दे दूंगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मैसेज इतनी जल्दी जल्दी निकल जाते हैं कि सबके प्रश्न एक आधे के ऊपर नज़र पड़ जाती है तो बिल्कुल मैं उसका उत्तर दे देता हूँ, लेकिन सारे प्रश्नों के उत्तर देना संभव नहीं हो पाता है ना? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। अब जरा यहाँ पे समझिए कि प्लाज्मा का आकार एवं आयतन क्या है। तो गुरुजी, प्लाज्मा का आकार एवं आयतन के बारे में बात करने से पहले हमको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि प्लाज्मा गुरुजी एक गैस है। भले ही अक्रिय गैस है, वो बात की है, लेकिन अगर हम देखें तो प्लाज्मा है क्या? प्लाज्मा एक गैस है। प्लाज्मा एक गैस है। क्या है गुरुजी? प्लाज्मा क्या है? एक गैस है। ठीक है मेरे भाई, प्लाज्मा क्या है? गैस है। अच्छा, अगर प्लाज्मा गैस है तो गैस की सबसे बड़ी खासियत होती है कि इसका आकार निश्चित नहीं होता। आकार निश्चित नहीं होता। ठीक है मेरे भाई, और आयतन भी जो है वो भी निश्चित नहीं होता। बोलो, आयतन भी निश्चित नहीं होता। आयतन निश्चित नहीं होता। बोलो, एकदम पानी की तरह साफ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा, शीशे की तरह, आईने की तरह साफ है सारे कॉन्सेप्ट कि प्लाज्मा अगर एक गैस है तो हमने पिछली 2 क्लासों में आपको ये बात बताई है कि गैस का आकार निश्चित नहीं होता और गैस का आयतन भी निश्चित नहीं होता। आकार को अंग्रेजी में शेप कह देते हैं। शेप फिक्स नहीं होता। और अगर हम बात करें तो आयतन को अंग्रेजी में वॉल्यूम कह देते हैं। वॉल्यूम फिक्स नहीं होगी। समझ में आ रहा है भैया? ठीक है मेरे दोस्त, कोई दिक्कत यहां तक? क्लियर हो गई बात? ये रही बात प्लाज्मा के बारे में। अब अगर हम बात करें तो अब मैं बात करने वाला हूं बीईसी मॉडल के बारे में। बीईसी मॉडल के बारे में, यानी कि जिसको हम बोस और आइंस्टीन कॉन्डेंसेट भी कहते हैं। इसको हिंदी में भी भैया यही कहते हैं। बात समझ में आई? बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट, ये क्या है? ये गुरुजी पदार्थ की 5वीं अवस्था है। बीईसी जो है पदार्थ की 5वीं अवस्था है। धन्यवाद, है ना भैया? अजय राय, पदार्थ की। अंशु गुप्ता कह रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है तो समझने का प्रयास करो मेरे भाई। ये बात कहने से काम नहीं चलेगा कि नहीं समझ में आ रहा है।
अगर नहीं समझ में आ रहा है तो टेक्नीशियन में आप अपनी एक जगह पक्की करने का जो सपना देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी मिट्टी में मिलने वाला है, क्योंकि समझना तो आपको पड़ेगा और पेपर में ये क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है मेरे भाई। हाँ, प्लाज्मा गैस है मेरे भाई विकास, प्लाज्मा एक आयोनाइज्ड गैस है, अक्रिय गैस है। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए यहाँ पर समझते हैं बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट। इसको अंग्रेजी में भी बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट कहते हैं और हिंदी में भी बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट ही कहते हैं। ठीक, ये क्या है? ये गुरुजी पदार्थ की 5वीं अवस्था है। क्या है? पदार्थ की 5th स्टेट है। 5th स्टेट है, यानी कि 5वीं अवस्था है। कैसी अवस्था है? ये 5वीं अवस्था है। ये 5वां लिखा है रोमन भाषा में, उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे। ठीक है ना? ठीक है दोस्त, चलिए पदार्थ की 5वीं अवस्था है बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट। अच्छा, ये पदार्थ की कोई, अगर हम देखें तो ये कोई प्राकृतिक अवस्था नहीं है। इस अवस्था को 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर खोजा था। एक का नाम, एक हमारे भारत के ही थे जिनका नाम सत्येंद्र बोस था, सत्येंद्र बोस शायद, है ना, और दूसरे थे एल्बर्ट आइंस्टीन, एल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टीन। इन दोनों लोगों ने क्या किया? इन दोनों लोगों ने देखा कि जब कोई पदार्थ न्यूनतम तापमान की स्थिति में पहुंच जाता है, जब कोई पदार्थ, ध्यान से समझिएगा, बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट है क्या? पदार्थ जब न्यूनतम तापमान पर होता है, न्यूनतम तापमान पर होता है, तापमान पर होता है, पदार्थ जब न्यूनतम तापमान पर होता है तो हम पदार्थ की अवस्था को BEC की अवस्था मान लेते हैं, BC की अवस्था मान लेते हैं। ठीक है भैया, यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? BEC मॉडल में अगर हम बात करें, BEC मॉडल में अगर हम बात करें तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है? देखो, ये आपको पेन दिख रहा होगा, पेन क्लियरली दिख रहा होगा। अगर इस पेन का जो तापमान है वो इतना न्यूनतम हो जाए कि यह अपने मिनिमम टेम्परेचर यानी कि सबसे कम तापमान को प्राप्त कर ले, तो ये पेन भी कौन सी अवस्था में चला जाएगा? ये पेन ठोस से हटकर चला जाएगा BEC मॉडल पर, यानी कि बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट पर चला जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यानी कि अगर हम देखें तो बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट ये पदार्थ की एक अवस्था तो है, लेकिन पदार्थ की ये जो अवस्था है ये कहीं ना कहीं निर्भर करती है टेम्परेचर पर, यानी कि जो BEC मॉडल है, जो BEC अवस्था है पदार्थ की, ये किस पर निर्भर करती है? ये तापमान पर निर्भर करती है। मैं इधर साइड में लिख देता हूँ, BEC अवस्था, इसको हिंदी में BEC ही कहते हैं भैया, है ना। अवस्था ताप पर निर्भर करती है कि ताप जितना ज़्यादा कम होता चला जाएगा BEC में पदार्थ उतना आसानी से पहुंच जाएगा। गुरुजी इंग्लिश लैंग्वेज भी लिख दिया करो, हमको मालूम था यही होता है, यही समस्या आती है, इसीलिए मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग कर रहा हूँ। अच्छा, अब बात आती है, विकास जी ने पूछा कितने डिग्री सेल्सियस में होता है। देखो, अगर हम बात करें तो ये जो अवस्था होती है जब न्यूनतम किसी चीज़ का ताप होता है, उस अवस्था को हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। जरा ध्यान से समझो, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। अच्छा, इसको हिंदी में परम ताप कहते हैं। क्या कहते हैं? परम ताप। चलो इसको मैं एक नए स्लाइड पे समझाता हूँ आपको। देखो, परम ताप वह स्थिति है, परम ताप यानी कि इसको मैक्सिमम -273 केल्विन माना जाता है। परम ताप की जो गणना होती है, जो एक स्टैंडर्ड मेजर है, वो कितना है? 273 केल्विन। 200, अब केल्विन जानते होंगे आप, ताप को मापने की एक स्केल है।
ठीक है भैया। तो यदि किसी भी पदार्थ का तापमान -273 केल्विन हो जाता है तो वह एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी कि परम ताप की स्थिति में पहुंच जाता है। अच्छा, इसको और समझेंगे। इस अवस्था में क्या होता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पदार्थ जिन भी कणों से मिलकर बना है वो कण हमेशा गति करते रहते हैं। प्रीवियस 2 क्लासों में बताया मैंने, पहले वाली 2 क्लासों में। अगर हम बात करें तो पदार्थ के कण हमेशा गति करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर तापमान इतना न्यूनतम हो चुका होता है। न्यूनतम ताप होने के कारण, न्यूनतम ताप होने के कारण पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ गति करना बंद कर देते हैं, गति करना बंद कर देते हैं, जो कि वास्तविकता में संभव नहीं है, इसकी केवल एक कल्पना की गई है। ठीक है भाई, बंद कर देते हैं। हालांकि ये आपके सिलेबस में है नहीं, आपने पूछा है तो मैं बता दे रहा हूं। ठीक, जब गति करना बंद कर देते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि पदार्थ के कणों का IMF भी बहुत कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है। ठीक है भैया। अच्छा, जब वीक हो जाता है तो स्वाभाविक सी बात है कि अब कोई एनर्जी बची नहीं, जब न्यूनतम एनर्जी होगी। क्यों? क्योंकि पदार्थ तेज गति कब करेंगे? जब पदार्थ को ऊष्मा प्रवाहित की जाएगी तब वो तेज गति करेंगे। ठीक है भैया, यहां तक कोई समस्या? ठीक, देखो एक लोग कह रहे हैं कि शायद उनका नाम ऊपर निकल गया कि अगर 0 डिग्री होगा तो क्या होगा, है ना। एक चीज समझो यार, 0 डिग्री से भी माइनस में टेम्परेचर चलता है ना। तो न्यूनतम अवस्था को स्टैंडर्ड मापन में -273 केल्विन मापा गया है। तो जब इस कंडीशन में पहुंचता है तब पदार्थ के मॉलिक्यूल्स का यानी कि परमाणुओं का गति जो होती है बंद हो जाती। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ रही होगी। ये एक एग्जाम्पल है, ये बहुत हाई लेवल हम लोग चले गए डेप्थ में, इसका कोई लेना देना है नहीं पेपर में, लेकिन आप समझ लो, जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो बोस-आइंस्टीन कॉन्डेंसेट की आपको इतनी चीज़ें जरूर याद रखनी है कि पदार्थ की यह 5वीं अवस्था है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। यहाँ से पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सत्येंद्रनाथ बोस और एल्बर्ट आइंस्टीन ने इसे खोजा था। और इसकी मुख्य परिभाषा क्या है कि पदार्थ जब न्यूनतम अवस्था पर होता है, न्यूनतम ताप की अवस्था पर होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? बोस-आइंस्टीन कॉन्डेंसेट कहते हैं। ठीक है भैया, यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर है? बोलो, ध्यान से समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए, अब बोस-आइंस्टीन कॉन्डेंसेट के बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है, अब आता है हमारे पास इंटरचेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि अवस्थाओं में परिवर्तन। और ये आपका लास्ट कॉन्सेप्ट है, अवस्थाओं में परिवर्तन। ठीक है मेरे भाई, अवस्थाओं में परिवर्तन यानी कि चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, बोलो आज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? क्लियर है यहां तक? IMF क्या है यार? मैंने इसीलिए सौरभ एसआई आपसे पहले कहा था, कल ही मैसेज डाल दिया था कि टेलीग्राम पर मैंने ये मैसेज करके आपको बता दिया था कि आप दोनों क्लासें देख के आइए पहले, है ना। तो उसको देखिएगा थोड़ा सा। ठीक है ना। और किसी का कोई भी डाउट बनता है तो बिल्कुल टेलीग्राम में पूछ लीजिएगा। चलिए, अच्छा, अवस्थाओं में परिवर्तन से पहले हम जरा एक चीज को और पढ़ेंगे। वो क्या है? पहले हमें प्रसार के बारे में पढ़ना होगा, यानी कि डिफ्यूजन के बारे में समझना होगा। इसको समझ लीजिए
क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न कभी कदार पेपर में पूछ लेता है, अधिकतर तो नहीं पूछता लेकिन हाँ कभी कदार पूछ लेता है। और डिफ्यूज़न को हिंदी में क्या कहते हैं हम? प्रसार कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रसार कहते हैं। अब जरा एक चीज़ समझो, क्या होता है डिफ्यूज़न? इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझ लो, ओरली बता रहा हूँ। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ रहा है सभी को, है ना? चलिए, समझ में आ रहा है, बेहतरीन। चलिए, प्रसार क्या होता है? चलो, अगर हम प्रसार के बारे में समझें तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो। जैसे ये पानी की बोतल है ना? ये क्या है? पानी की बोतल है और इसमें पानी भरा हुआ है। इसमें क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। ठीक। अच्छा जरा सोचो, इस पानी की बोतल में, यानी कि इस पानी में अगर हम स्याही, जिसको इंक कहते हो तुम, इंक, अगर हम इस पानी में थोड़ी सी इंक मिला दें या स्याही मिला दें, तो बताओ स्याही इस पानी में पूरी तरीके से मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? हाँ या ना, बस इतना कमेंट करना है। स्याही जो है वो इस पानी में पूरी तरीके से मिल जाएगी या ना मिल जाएगी? मिल जाएगी? बोलो, मिल जाएगी ना भाई? देखो, जैसे हमने स्याही को पानी में डाला, स्याही को पानी में डाला तो स्याही जो है वो पानी में अच्छी तरीके से मिल गई। जैसे ही स्याही मिली तो अब यहाँ पे देखो, ये एक मैंने बूंद बनाई है स्याही की, ये मैंने एक बूंद बनाई है स्याही की। ये क्या है? स्याही है, जिसको अंग्रेजी में इंक कहते हैं। ठीक है भैया, ये क्या है? इंक है। ठीक। और दूसरी बूंद क्या है? पानी की है। ध्यान से समझना, यहाँ पर दूसरी बूंद जो ये है, ये क्या है? पानी है या जल है, जिसको आप वाटर कहते हो। ठीक। इन दोनों को जब हमने मिलाया तो ये जो स्याही थी ये पूरी तरीके से इसमें मिल चुकी है। अच्छा, इन दोनों को जब मिलाने पर एक नया मिश्रण तैयार हुआ होगा, एक नया सॉल्यूशन, एक नया घोल तैयार हुआ होगा, तो उसको हम ये मान लेते हैं, ये क्या है? स्याही और पानी का घोल। स्याही और पानी का घोल। ठीक है भैया, स्याही और पानी का घोल है। तो अब एक बात बताओ, इसमें आपको व्हाइट कलर का केवल पानी दिखेगा, स्याही बहुत कम दिखेगी, या अगर स्याही की मात्रा अधिक हो जाएगी तो पानी नहीं दिखेगा। लेकिन इस घोल में अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्याही भी है और यहाँ पर पानी भी है, दोनों चीजें यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक। दो अलग अलग द्रव आपस में इस कदर मिल चुके हैं कि अब हम उनमें अंतर नहीं कर पा रहे हैं। यही तो हुआ ना इसका मतलब। दो अलग अलग द्रव, दो अलग अलग लिक्विड आपस में इस कदर मिल चुके हैं कि अब हम उनको अलग करने की बजाय, तो छोड़िए, हम उनमें अंतर ही नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि जो नया मिश्रण हमारे पास आया वो इन दोनों का इस कदर मिक्सर है, इस कदर मिश्रण है कि इन दोनों पर ये दोनों परिपूर्ण तरीके से मिल चुके हैं। ठीक भैया। और ये मिलने की प्रक्रिया ही, ये मिलने की प्रक्रिया ही क्या कहलाएगी? ये मिलने की प्रक्रिया ही प्रसार कहलाएगी, डिफ्यूजन कहलाएगी। हाँ या ना? बोलो। ये मिलने की प्रक्रिया ही क्या कहलाएगी? डिफ्यूजन कहलाएगी। क्लियर है यहां तक? ठीक, क्लियर हो गई बात। अब मैं अगर यहां पर लिखूं, जब दो पदार्थ आपस में पूर्ण रूप से मिल जाते हैं, पूर्ण रूप से मिल जाते हैं,
देखो ये एएलपी का लेवल है, क्योंकि आपको मालूम है रेलवे में बहुत हाई लेवल क्वेश्चन पूछता है, अच्छी खासी साइंस पूछता है ना। तो आप इस चीज़ को विशेष तौर पे ध्यान से समझिए। और अगर आपका साइंस का बैकग्राउंड नहीं रहा है, कि आप विज्ञान पढ़े नहीं है पहले की क्लासों में, तो भी आपको समझना होगा अगर आपको वास्तविकता में रेलवे की नौकरी चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि रेलवे में विज्ञान सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है भैया। हाँ देखो, जब दो पदार्थ आपस में पूर्ण रूप से मिलते हैं तो उसे प्रसार कहते हैं, आप इतना लिख लीजिए, तो उसे प्रसार कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, उसे क्या कहते हैं? प्रसार कहते हैं। उदाहरण के लिए आप लिख लो, स्याही और पानी का मिश्रण लिख लो, स्याही और पानी का मिश्रण। ठीक है मेरे भाई, इसमें हम और भी गहराई में जा सकते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, स्याही और पानी का मिश्रण। ठीक है मेरे भाई, अगर हम इसको और गहराई में देखें थोड़ा तो हम जा सकते हैं, लेकिन पेपर में उस लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है। लेकिन अगर आपको जानना है तो इस चीज़ को समझ लो, ये दोनों जब आपस में मिले तो ये पूरी तरीके से क्यों मिल गए? क्योंकि इनके बीच में जो लगने वाला अंतर आणविक बल था, क्योंकि भैया ये स्याही है, इसका अपना एक IMF होगा, यानी कि इसका अपना अंतर आणविक बल होगा, और ये पानी है, पानी का अपना अंतर आणविक बल होगा। तो ये दोनों अंतर आणविक बल इस प्रकार से कमज़ोर हो जाते हैं, इस प्रकार से इन बलों के अंदर ताकत खत्म हो जाती है कि ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। बात समझ में आई? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, अंतर आणविक बल जो होता है, वो बहुत कमज़ोर हो जाता है। बात समझ में आ गई? ठीक है। 12वीं के बाद पहली बार केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो समझना चाहिए, आपको पढ़ना पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है भैया? यहाँ तक हो गया, डन हो गया। चलिए, इसके बाद किसी की क्लास है, मैं थोड़ा सा और एक्स्ट्रा। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर आ गया? प्रसार क्या है? हाँ, मिल्क एंड वाटर भी आप कह सकते हो, दूध में पानी का मिलना, खून में पानी का मिलना, आप किसी भी चीज़ का उदाहरण ले सकते हो। मैंने तो एक एग्जाम्पल दिया आपको स्याही और पानी का, है ना। अब दूध से पानी को अगर मिला दोगे तो क्या दूध से पानी को अलग किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। खून से पानी को अलग किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। स्याही से पानी को अलग किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। बात समझ में आ रही ना आपको? कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, है ना। चलिए, अब हम बात करने वाले हैं अवस्थाओं में परिवर्तन, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है, लास्ट कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हमारा मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज, यानी पदार्थ एवं इसके गुण समाप्त हो जाएगा। ठीक है भैया, बोलो, कोई दिक्कत है? सर अब कल देखो भैया, इसको खत्म कर दो तो लगे हाथ पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, यहां से हल्के फुल्के क्वेश्चन आते हैं। है ना। चलो चलो यहाँ पे देखते हैं। अगर हम अवस्थाओं में परिवर्तन के बारे में बात करें मेरे भाई, तो अवस्थाओं में पहला परिवर्तन जो हमें देखने को मिलता है तो वो कहलाता है फ्यूजन का। क्या होता है? फ्यूजन। और फ्यूजन क्या है? अच्छा, फ्यूजन को समझने के लिए आप सर एग्जाम मिक्सचर का कॉन्सेप्ट करवा दो, शुगर का पानी में मिलना। देखो, फ्यूजन का मतलब क्या होता है? फ्यूजन को हिंदी में हम विलय भी कहते हैं, या संलयन भी कई किताबों में आपको देखने को मिलता है, संलयन या विलय। क्या होता है गुरुजी? फ्यूजन का मतलब सीधा सीधा ये होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ। विलय क्या है? किसी ठोस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया, ठोस का द्रव में परिवर्तन होना, ठोस का द्रव में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? विलय कहलाता है या फ्यूजन कहलाता है। ठीक है भैया,
बात समझ में आई? यानी कि जब कोई भी सॉलिड जो है वो किस में परिवर्तित हो जाए, लिक्विड में परिवर्तित हो जाए, इसे हम क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं। जैसे बर्फ के टुकड़े का पिघलना, उदाहरण एग्जाम्पल आप लिख लेंगे, बर्फ का पानी के रूप में पिघलना, पानी के रूप में पिघलना। बोलो, बर्फ ठोस अवस्था है और पानी में जब पिघल रही है तो लिक्विड कहलाया जाएगा। पानी में जब पिघल रही है, पानी के रूप में पिघलना। चलिए, अच्छा ठीक है मेरे भाई, चलो अच्छा, इसके आगे हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और समझ लो, आज यहीं पे रोकते हैं। कल हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। कल हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। इसके बाद के जो, हाँ, इसमें जो अवस्थाओं में परिवर्तन के कुछ पॉइंट हैं, जैसे इवापोरेशन है, संघनन है ना, कंडेंसेशन है और मेल्टिंग है, गलनांक है, क्वथनांक है, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। केल्विन और सेल्सियस स्केल पर भी चर्चा करेंगे। कल थोड़ी सी चर्चा उस पर करके इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। लेकिन मेरे भाई कल मैं शुरुआत भी करूंगा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के साथ, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के साथ उन टॉपिक्स को ख़त्म करते हुए। ये जो स्टेट्स ऑफ मैटर है, सेल्सियस, केल्विन स्केल, क्वथनांक, गलनांक, इन सारी चीज़ों को बताने के बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पदार्थ का वर्गीकरण। ये नया चैप्टर है, पदार्थ का वर्गीकरण। ठीक है ठीक है मेरे भाई, तो कल हम नया चैप्टर भी शुरुआत करेंगे, पदार्थ का वर्गीकरण। तो थोड़ा सा पढ़ के आइएगा। अगर आपके पास कोई विज्ञान की किताब हो, ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप नोट्स जरूर बनाइएगा जो कल क्लास में पढ़ाया जाए। ठीक है मेरे भाई, और इसकी जो पदार्थ की अवस्थाओं के जो कुछ बिंदु बचे हुए हैं, इनको भी हम कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि थोड़े कॉन्सेप्ट बचे हैं। इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा वो चैप्टर और नया चैप्टर हम कल स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अच्छा, क्लास ख़त्म करने से पहले मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ मेरे साथियों, अब दोबारा से आप इस प्रकार की कोई भी परिस्थिति मत उत्पन्न कीजिएगा कि बार बार आप परेशान करो, क्योंकि वास्तविकता में मेरे पास कंटेंट बहुत है आपको देने के लिए, और बेहतरीन कंटेंट है जो आपके चयन में, आपके सिलेक्शन में काफ़ी महत्वपूर्ण किरदार निभाएगा। बस शर्त ये है कि उसको नोट्स बनाओ, उसको लिखो समय के साथ और मेहनत करते रहो। ये सारी चीज़ों से आप ऊपर उठो, क्योंकि आप जिस कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो मेरे भाई, वहाँ पर 20 लाख से भी ज़्यादा बच्चा बैठा हुआ है, जिससे आपको एक सीट निकालनी है, और सीटें केवल 9000 हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान होना चाहिए, है ना। तो इन सारी चीज़ों से ऊपर उठो कि यार हमें इनसे पढ़ना है, उनसे पढ़ना है। सभी टीचर्स बढ़िया हैं, आप अभी इतने बड़े नहीं हुए, आप इतने मैच्योर अभी नहीं हुए, या इतने बड़े नहीं हो गए हैं कि आप अध्यापकों के बीच में तुलना करना शुरू कर दो, है ना। आप अध्यापकों को आप जज करोगे अगर, तो यकीन मान लो आपको कभी भी नॉलेज प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि जो भी अध्यापक खड़ा होता है ना, वो आपसे 10 गुना ज़्यादा एक्सपीरियंस लेकर, आपसे 10 गुना ज़्यादा अनुभव लेकर आपके सामने खड़ा होता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखो। और आज की क्लास कैसी लगी ज़रा कमेंट करके ज़रूर बताओ, और मेहनत करते रहो मेरे भाई, है ना। और जो भी आपके क्वेश्चन है वो टेलीग्राम पे ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा। मैं रात में 9 बजे के बाद बैठूंगा और आपके सारे मैसेज रिप्लाई कर दूंगा। चाहे आप ग्रुप में मैसेज करिएगा, चाहे आप मेरे को पर्सनली टैग करके मैसेज कर दीजिएगा। व्यक्तिगत रूप में मैसेज करेंगे तब भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा, आप ग्रुप में भी डालेंगे तब भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। एकदम परेशान होने की बात नहीं, कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी लेवल का हो, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं टेलीग्राम पर, है ना। क्या क्लास कैसी लगी जरूर बताइए, है ना। मुलाकात करते हैं कल 11 बजे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, राम राम, जय हिंद। पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, बेहतरीन आगे अपने माता पिता की उम्मीदों को पूरा कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।